जलियांवाला बाग भारत की आजादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाती है। यह घटना वैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना घटी थी, जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। आज इस नरसंहार को पूरे 104 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके जख्म ताजा से लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थीं। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक आदमी की संपत्ति थी। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 379 बताई गई, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार कम से कम 1300 लोग मारे गए। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक थी, जबकि अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से अधिक थी। दरअसल इस नरसंहार की शुरुआत रोलेट एक्ट के साथ शुरू हुई, जो 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इस एक्ट को जलियांवाला बाग की घटना से करीब एक माह पूर्व 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने पारित किया था। इस अधिनियम को लेकर पंजाब सहित पूरे भारत में विरोध शुरू हुआ। विरोध प्रदर्शन के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारियों का एक समूह इकट्ठा हुआ। ये एक सार्वजनिक बाग था, जहां रोलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध किया जा रहा था और इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष, महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद थे। इस घटना का मुख्य कारण रोलेट एक्ट का विरोध करना था। रोलेट एक्ट के इजरिए ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया था, जिसमें जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था।
इसके तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार मिल गया था कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीनकर किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा दे सकती थी या उसे देश से निष्कासित कर सकती थी। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। आज भी दीवारों पर मौजूद हैं गोलियों के निशान। आज इस घटना को पूरे 104 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी भरे नहीं हैं। ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे की का सबूत आज भी दीवारों पर मौजूद है। ब्रिटिश सैनिकों ने जब गोलीबारी की थी तो तमाम गोलियां दीवारों में जा घुसी थीं। उन गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। इस हत्याकांड को लेकर आज तक ब्रिटेन की ओर से कोई माफी या दुख नहीं जताया गया। हालांकि 1997 में भारत दौरे पर आई महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जलियांवाला बाग स्मारक पहुंची थी और उन्होंने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही इस घटना को विचलित करने वाला बताते हुए दुख जाहिर किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के सबसे बड़े गुनहगार थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर। एक नौजवान लगातार उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार 21 साल बाद उस नौजवान ने एक भरे हॉल में माइकल डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग का बदला ले लिया। वो नौजवान था ऊधम सिंह। 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तब शहीद ऊधम सिंह की उम्र 20 साल थी और अपनी जवानी में ही ऊधम सिंह ने कसम खा ली थी कि वो जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और गोली चलाने वाले जनरल रेजिनॉल्ड डायर से बदला लेंगे। जनरल डायर को तो उसके कर्मों की सजा ऊपर वाले ने दे दी और वो 1927 में तड़प तड़प कर अपनी मौत खुद मर गया, लेकिन माइकल ओडायर अब तक जिंदा था। वो रिटायर होने के बाद हिंदुस्तान छोड़कर लंदन में बस गया था, इस बात से अनजान कि उसकी मौत उसके पीछे पीछे आ रही है। उधर ऊधम ने इसके लिए पूरी योजना बनाई और लंदन पहुंचने में कामयाब हुए। वहां वे गुप्त रूप से सक्रिय हो गए। अपनी बारीकी से जांच परख और जानकारी जमा करने के बाद उन्होंने एक बंदूक का इंतजाम किया, जिसके बाद उन्हें डायर के एक समारोह में भाग लेने की खबर लगी। लिहाजा वो पहले से ही कैक्सटन हॉल में जाकर आम लोगों के साथ बैठ गए। तभी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक शुरू हुई, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ डायर भी मौजूद था। बैठक के बाद जैसे ही डायर सभी को संबोधित करने के लिए मंच पर आया, ऊधम ने उन पर बंदूक से हमला कर दिया और वह मर गया। इस हमले के बाद ऊधम सिंह वहां से भागे नहीं बल्कि वहीं खड़े रहे। इसके बाद अंग्रेज अफसरों ने उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। उन्हें वहां फांसी की सजा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 में ऊधम सिंह ने फांसी को गले लगा लिया।